हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव होता है। तो लाइव आप लोग 5 बजे सुबह जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना आप सही किए हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न ही मैथ का है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि निकाले। बोल रहा है कि एक वृत्त है, इसका व्यास कितना दिया है, यहाँ पे इसका जो व्यास है ये कितना दिया है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका बोल रहा है कि परिधि निकालिए। तो सबसे पहले आपको परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 पाई का मान यहाँ पे 22/7 होता है और यहाँ पे आर क्या होता है, तो आर होता है यहाँ पे त्रिज्या। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास से हमको यहाँ पे त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे होता है फॉर्मूला त्रिज्या का कि व्यास बट्टा क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो व्यास कितना है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर और बट्टा यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 7 बार में, यानी 7 सेंटीमीटर हम लोगों का क्या निकल गया, यहाँ से त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। अब हमको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई आर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर। यहाँ पे 2 है तो 2 और पाई का मान कितना लेना है, यहाँ पे 22/7 और आर कितना है, यहाँ पे आर अब भी निकला है, त्रिज्या कितना निकला है, 7 सेंटीमीटर। तो फिर हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे और यहाँ से देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 और सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। यानी वृत्त का यहाँ पे परिधि कितना निकल गया, 44 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है मैक्सवेल, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो जनित्र होता है जिससे एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पे वो कार्य करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए व्याकरण से है। 3 नंबर प्रश्न है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, आपको बताना है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 21। तो जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 11 होती है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप क्या कर दीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जो जल दिवस मनाते हैं हम लोग तो वो कब मनाते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है 20 मार्च को, बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल को, डी ऑप्शन है यहाँ पे 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस यहाँ पे 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। ए ऑप्शन है कुरान, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है रामायण, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाइबिल। तो जो गुटेनबर्ग थे वो छपखाना के यहाँ पे पिता कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो गुटेनबर्ग हैं वो सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किए थे, तो गुटेनबर्ग सबसे पहले यहाँ पे बाइबिल जो पुस्तक थी उसको ये छपाई किए थे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बताना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किस थीटा के मान पे यहाँ पे यानी कितने डिग्री के कोण पे ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे 45 डिग्री के मान पे ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1/√2 1/√2 ये क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं। कितने पे बराबर होते हैं, तो ये 45 डिग्री के मान पे ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइन यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और कॉस 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पे 45 डिग्री के दोनों मान पे क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे बताना है कि जब रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे मधुमेह, बी ऑप्शन है एनीमिया, सी ऑप्शन है टीबी, डी ऑप्शन है यहाँ पे जुखाम। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो रक्त में जब आयरन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, यहाँ पे एनीमिया होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि आभूषण का पर्यायवाची बताएं, यानी आभूषण का दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है गहना, सी ऑप्शन है पायल, डी ऑप्शन है चूड़ी। तो यहाँ पे आपको आभूषण का पर्यायवाची यहाँ पे नाम बताना है कि क्या होता है। तो आभूषण का यहाँ पे पर्यायवाची क्या होता है, तो गहना होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है पटना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। तो भारत में पहला जूट मिल यहाँ पे कोलकाता में स्थापित किया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पोटेशियम जो होता है जिसका संकेत के होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 23, डी ऑप्शन है 35। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या यहाँ पे 19 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। जो कन्यादान संस्कार होता है वो किस संस्कार में होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे समावर्तन संस्कार, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, सी ऑप्शन है केशांत संस्कार, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाल विवाह संस्कार। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो कन्यादान संस्कार होता है वो किस संस्कार में होता है। तो ये विवाह संस्कार में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है कि सार्व अंतर हो सकता है। जो सार्व अंतर होता है एपी में जिसे डी से सूचित किया जाता है वो हो सकता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे धनात्मक, बी ऑप्शन है यहाँ पे ऋणात्मक, सी ऑप्शन है शून्य, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो सार्वअंतर होता है वो यहाँ पे धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक एपी लिख रहे हैं 2, 4, 6 और यहाँ पे 8, और एक एपी ये लिख रहे हैं यहाँ पे 8, 6, 4 और यहाँ पे लिख दिए 2। एक ये एपी है और एक ये एपी है और यहाँ पे एक एपी ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको हम यहीं पे समझा देंगे। यहाँ पे देखिए पहले एपी का अगर डी निकाला जाए तो यहाँ पे देखिए 4 में से डी कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। लेकिन दूसरे यहाँ पे क्या आ गया कि ये सभी प्लस में आ रहा है, तो यानी धनात्मक हो गया ये। यहाँ पे देख लीजिए 6 में से जब 8 घटाएंगे, 6 में से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। 4 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पे 4 में से जब हम 6 घटाएंगे, यानी यहाँ पे देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद यहाँ पे 4 है, उसमें से जब दूसरा पद यहाँ पे घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। फिर 2 में से 4 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा, -2 आएगा। यानी यहाँ पे डी ऋणात्मक आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो सार्व अंतर होता है वो
यहाँ पे ऋणात्मक भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए जब तीसरे एपी की बात करें तो यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ भी 0 0 यानी सार्वो अंतर बराबर आ रहा है। तो ये तो एपी में है, लेकिन यहाँ पे जो सार्वो अंतर है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो जो सार्वो अंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है यानी माइनस में भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। यानी यहाँ पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और यहाँ पे मन लगा के देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे कौन सा विटामिन मिलता है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन बी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन डी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से यहाँ पे विटामिन डी मिलता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो विटामिन डी होता है इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ, यानी बताना है यहाँ पे कि जो सासाराम नगर है उसका विकास कब हुआ, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है मध्य युग में, बी ऑप्शन है प्राचीन युग में, सी ऑप्शन है वर्तमान युग में, डी ऑप्शन है आधुनिक युग में। तो जो सासाराम नगर है, पहले तो सासाराम नगर कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। और इसका विकास कब हुआ, तो मध्य युग में इसका विकास हुआ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि मंगू कैसी लड़की है। जो मंगू है वो कैसी लड़की है आपको बताना है। ए ऑप्शन है पागल, बी ऑप्शन है गूंगी, सी ऑप्शन है बहरी, डी ऑप्शन है यहाँ पे जन्मजात पागल एवं गूंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंगू है वो कैसी लड़की है। तो मंगू कैसी लड़की है, जन्मजात पागल एवं गूंगी लड़की है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है विश्वास, बी ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो साख होता है, साख क्या होता है, विश्वास भी होता है और ऋण लौटाने की यहाँ पे क्षमता भी होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन यानी दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो या कोई मनुष्य हो, वो अगर श्वसन करता है तो श्वसन में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे छोड़ेगा। लेकिन यहीं पे देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो थोड़ा सा ये अंतर है, आपको यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर श्वसन बोले कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन से गैस का उपयोग करते हैं, तो श्वसन यानी जब वो श्वसन करते हैं तो यहाँ पे पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो श्वसन करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। यही होता है पेड़ पौधों में भी, वो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया। यहाँ पे बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया। ए ऑप्शन है लिट्टन ने, बी ऑप्शन है रिपन ने, सी ऑप्शन है कर्जन ने, डी ऑप्शन यहाँ पे इरविन ने। तो जो बंगाल था उसमें भी बिहार भी था उसमें सम्मिलित, यानी बंगाल में ही बिहार था, उसको क्या किया गया कि 1905 में 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये विभाजन किया गया। तो ये किसने किया बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन किसने किया 1905 में, तो कर्जन ने किया। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि बिंदु इतना यानी 2 - 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। बोल रहे हैं कि बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है इसकी जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है इसको आप क्या कर दीजिए, बता दीजिए कि ये क्या होगा इसका निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, x1 + x2 बटा 2 कोमा यहाँ पे क्या होता है y1 + y2 बटा क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। तो यहाँ पे आप x1 का मान रख दीजिए, x2 का मान रख दीजिए, यहाँ पे y1 का मान रख दीजिए, यहाँ पे y2 अपने आप निकल जाएगा। तो ये पहला बिंदु है तो यहाँ पे हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y1। ये दूसरा बिंदु है तो यहाँ पे x2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y2। अब बस आपको मान रख देना है। यहाँ पे देखिए x1 का मान -2 है तो यहाँ पे रख देंगे -2, बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस x2 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4 और बट्टा 2 है तो बट्टा 2 कर देंगे। यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है तो y1 का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस y2 का मान यहाँ पे देख लीजिए 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1 और बट्टा के नीचे लिख देंगे यहाँ पे 2। 4 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 और बट्टा कितना बचा 2। यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, ऊपर में 4 और बट्टा में के नीचे कितना हो जाएगा 2। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, ये 1 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 1,2 क्या हो जाएगा इस मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा 1,2, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर होता है। यहाँ पे बताना है कि जब इंद्रधनुष निकलता है तो इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है नीला और डी ऑप्शन है यहाँ पे बैगनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर होता है। तो इंद्रधनुष में जो बैगनी रंग होता है वो क्या होता है यहाँ पे अंदर होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में जो सबसे बाहर रंग होता है तो सबसे बाहर रंग कौन सा होता है, लाल होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बहादुर का पूरा नाम था वो दिल बहादुर था। तो बहादुर के नाम से आगे दिल का जो नाम यहाँ पे दिल था यानी दिल बहादुर नाम था, तो दिल को किसने उड़ा दिया। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है लेखक के साले ने। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो निर्मला। यहाँ पे देखिए जो निर्मला थी जो लेखक की पत्नी थी वो क्या की, यहाँ पे जो बहादुर का नाम पूरा नाम दिल बहादुर था तो उसमें से दिल हटा दी, केवल बहादुर बहादुर उसको बोलने लगी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। पतन यानी यहाँ पे होता है बंदरगाह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कांडला पतन है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बिहार में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो जो कांडला पतन है यानी कांडला बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, तो कांडला यहाँ पे गुजरात में स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का कौन सा है, तो जो मुंबई का बंदरगाह है वो सबसे भारत का बड़ा बंदरगाह है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि बिन बुलाए कौन आता है। यहाँ पे बताना है आपको कि बिन बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है धूर्त, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है चोर। तो बिन बुलाए कौन आता है यहाँ पे आपको बताना है। तो बिन बुलाए कौन आता है, धूर्त आते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें से आपको पहचानना है कि किसका दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत होगा। तो जब भी ऐसे बोले शांत पहचानिए कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, यानी इसके हर के गुणनखंड में 3 और 5 आ गया। इसका जब हर का गुणनखंड करेंगे 160 का, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे 2 से यहाँ पे 40, फिर 2 से यहाँ पे 20, फिर 2 से यहाँ पे 10, फिर 2 से यहाँ पे 5, यानी
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 2 है और 1 5 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी अगर यहाँ पे पूछे कि शांत किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो जिसके भी हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल यहाँ पे 5 आए या केवल 5 है या 2 5 का यहाँ पे मिश्रण आए, तो वो क्या होता है, यहाँ पे शांत होगा। तो इस वाले में आप लोग देख सकते हैं कि इसके हर के गुणनखंड में 160 के वाले हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 का मिश्रण आ रहा है, इसके सिवा कोई अन्य संख्या नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे शांत होगा। लेकिन इसमें देखिए 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये शांत नहीं होगा। इसी तरह ये भी कीजिएगा तो ये भी शांत नहीं होगा, ये भी शांत नहीं होगा, तो इसमें शांत कौन होगा, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11/160 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है लाइसोसोम को, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन को, सी ऑप्शन है ब्रिक को, डी ऑप्शन है दिल को। तो आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे प्रश्न था कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को यहाँ पे जानते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। जो दारिश है वो क्या है। ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है तांबे के सिक्के, डी ऑप्शन है यहाँ पे लोहे के सिक्के। तो जो दारिश है वो आपको यहाँ पे बताना है कि दारिश क्या है, तो दारिश एक सोने के सिक्के हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे WTO का विस्तृत रूप यानी पूर्ण नाम यहाँ पे बताना है कि क्या होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है यहाँ पे वर्ल्ड टावर ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन है विक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए WTO यानी विटो का यहाँ पे विस्तृत रूप क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे तीरधनुष। तो दधीची की हड्डी से क्या बनता है, तो इंद्र का वज्र बनता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का यहाँ पे मान ज्ञात करे। तो आपको यहाँ पे साइन 20 डिग्री का मान पता नहीं होगा और 70 डिग्री का आपको मान पता नहीं होगा, तो इसमें से किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आइए इसे देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। प्रश्न सबसे पहले हम यहाँ पे उतार देते हैं साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर यहाँ पे 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको चेंज करते हैं तो इसको छोड़ देना पड़ेगा, अगर इसको यहाँ पे चेंज करते हैं तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले वाले को चेंज करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर और 20 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे 70 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 में से फिर 70 निकल जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 20 ही बचेगा, यानी 20 को हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, इसको अब नहीं चेंज करना है, बिल्कुल आपको वैसे ही यहाँ पे उतार देना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर देना पड़ेगा। और यहाँ पे थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा उल्टा है, इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसको पहले लिख लेंगे और प्लस यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। यहाँ पे देखिए एक में दो जोड़िए या दो में एक जोड़िए, एक ही बात होता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए साइन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसको क्या कर दिए हम, सीधा कर दिए।
तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, आप लोग देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो थीटा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ भी थीटा 70 डिग्री है और यहाँ भी थीटा कितना डिग्री है, यहाँ भी 70 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है समतल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे देखिए हजामत या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, तो जो घरों में शीशा होता है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो समतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो जो मोटर गाड़ी का जो साइड मिरर के रूप में होता है, साइड मिरर में लगा होता है जो दर्पण, वो क्या होता है, यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये होमवर्क है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लेनिन, सी ऑप्शन है स्टालिन, डी ऑप्शन है यहाँ पे लियो टोल्स्टॉय। तो जो भी आपका ऑप्शन इसमें से सही वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे ए बी सी ऐसे नहीं भेजिएगा, पूरा यहाँ पे लिख के भेजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पे 12 बजे सब्जेक्टिव का क्लास चलता है दिन में, तो सब्जेक्टिव के क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।